आज हम पड़ताल कर रहे हैं एक ऐसी ताकत की जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ब्रिटिश साम्राज्य। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि कैसे एक छोटा सा द्वीप दुनिया के चौथाई हिस्से पर, सोचिए, 400 साल तक हुकूमत कर गया जी। ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, इसमें तो मतलब युद्ध, गुलामी, बगावत और उम्मीद की भी कहानियां हैं। हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना कि लंदन की चमक और अंग्रेजी के फैलाव के पीछे एक गहरी जटिल सच्चाई है। चलिए इसे खोलते हैं जरा। बिल्कुल। और विश्लेषण ये भी दिखाता है कि जहां साम्राज्य ने रेलवे लाइनें बिछाई, स्कूल खोले, कानून दिए, वहीं इसने गहरी असमानता और खामोशी भी पैदा की। अच्छा। कहानी शुरू होती है 1500 के दशक में, जब इंग्लैंड वो स्पेन और पुर्तगाल की तरह एक वैश्विक शक्ति बनना चाह रहा था। हाँ, वो रेस थी उस वक्त। जी। 1600 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक बड़ा कदम थी। और दिलचस्प बात यह है कि इसके शुरुआती चार्टर में ही, मतलब व्यापार के साथ साथ किलेबंदी और सैन्य कार्रवाई की इजाजत वो कहीं ना कहीं छिपी हुई थी। ओह अच्छा। जो दिखाता है कि इरादे शायद शुरू से ही मिली जुले थे। तो मतलब क्या ये माने कि व्यापार सिर्फ एक बहाना था, असली मकसद कब्जा ही था शुरू से? देखिए, भारत में ये कैसे हुआ? दस्तावेजों से ये पता चलता है कि भारत की जो राजनीतिक फूट थी ना, कंपनी ने उसका भरपूर फायदा उठाया। स्थानीय शासकों से संध्या की, फिर उन्हें तोड़ा, उनके बीच दुश्मनी भड़काई। अच्छा। रिश्वतखोरी, धोखा, ये सब आम था। बाप रे। 1757 की प्लासी की लड़ाई, उसने तो बंगाल का दरवाजा ही खोल दिया उनके लिए। हाँ, प्लासी की लड़ाई वो तो एक टर्निंग पॉइंट था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। फिर किसानों पर दबाव डाला गया कि वो खाने की फसलें छोड़कर नकदी फसलें उगाएं, जैसे नील, अफीम। और उसका नतीजा? भयानक अकाल, लाखों लोग मारे गए। हे भगवान। अच्छा, ये जो तरीका था कब्जा करना, शोषण करना, क्या ये सिर्फ भारत तक ही था या और जगह भी? नहीं, ये पैटर्न लगभग हर उपनिवेश में दोहराया गया। उत्तरी अमेरिका में जमीनें छीनी गईं। कैरिबियन में अफ्रीका से लाए गए गुलामों से चीनी के खेतों में, मतलब अमानवीय हालात में काम लिया गया, जिसे स्रोत मानव तस्करी और क्रूरता कहते हैं। हाँ बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया को तो टेरा न्यूलियस कह दिया, खाली जमीन। हाँ, यानी खाली जमीन। जबकि वहां हजारों सालों से मूल निवासी रह रहे थे। कमाल है। और भारत में फूट डालो और राज करो, ये तो उनकी नीति का जैसे केंद्र बन गया था। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य, जाहिर है विरोध भी हुआ होगा, आवाजें उठी होंगी। अरे बिल्कुल, विरोध तो लगातार चलता रहा। अमेरिकी क्रांति को देखिए, साम्राज्य के लिए वो पहली बड़ी हार थी। हाँ, वो आजादी की लड़ाई। जी, जो आजादी की चाहत से जन्मी थी। फिर 1857 में भारत में सिपाहियों का वो बड़ा विद्रोह हुआ। हाँ, 1857 का विद्रोह। उसका एक बड़ा कारण वो चर्बी वाले कारतूस थे, जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इसे भारत में अक्सर पहले स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर भी याद किया जाता है। अच्छा, तो इस विद्रोह का नतीजा क्या निकला? मतलब क्या अंग्रेजों की पकड़ ढीली हुई? नहीं, हुआ बिल्कुल उल्टा। इस विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत को झकझोर जरूर दिया। हाँ। उन्हें लगा कि अब ये कंपनी का राज भरोसेमंद नहीं रहा। तो नतीजा ये हुआ कि 1858 में सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में चली गई। अच्छा, यानी डायरेक्ट रूल। हाँ, जिसे राज कहा गया, सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन। दावा तो था सभ्यता फैलाने का, मगर असलियत में भारतीयों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। और इसी दौरान अफ्रीका का बंटवारा हुआ। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। जी, जहां यूरोपीय ताकतों ने बैठकर मनमाने नक्शे खींचे और संसाधनों पर कब्जा कर लिया। स्थानीय संस्कृतियों को दबाया गया। फिर 20वीं सदी आई, 2 विश्व युद्ध हुए। इन युद्धों में साम्राज्य की क्या भूमिका रही, खासकर उपनिवेशों के लोगों की? यह एक बहुत कड़वा सच है। दोनों विश्व युद्धों में भारत, अफ्रीका, दूसरे उपनिवेशों से लाखों सैनिक ब्रिटेन के लिए लड़े। हाँ, उनसे वादे भी किए गए थे। बिल्कुल, बराबरी और स्वशासन के वादे किए गए। लेकिन युद्ध खत्म होने पर क्या मिला? नस्लवाद और उपेक्षा। 1919 में अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई गई, वो ब्रिटिश राज के क्रूर चेहरे का एक भयानक प्रतीक बन गया। और यहीं से गांधी जी के आंदोलन को और बल मिला। हाँ बिल्कुल। इसी के बाद गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध, सत्याग्रह ने और जोर पकड़ा, जैसे कि नमक मार्च में दिखा। तो क्या ये विश्व युद्ध ही थे जिन्होंने साम्राज्य के अंत की नींव रखी? हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था। और साथ ही
दुनिया भर में आजादी की मांगें भी बहुत तेज हो चुकी थीं, 1947 में भारत और पाकिस्तान आजाद हुए। लेकिन वो बंटवारा, हाँ, बंटवारे की भयानक हिंसा के साथ लाखों लोग मारे गए, विस्थापित हुए। फिर एक एक करके दूसरे उपनिवेश आजाद होते गए। घाना 1957 में, नाइजीरिया 1960, केन्या 1963, और कई सारे। तो साम्राज्य का सूरज आखिरकार डूब गया। जी, डूब गया। लेकिन क्या साम्राज्य का असर आजादी के साथ ही खत्म हो गया? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, विश्लेषण तो यही इशारा करता है कि राजनीतिक अंत के बावजूद साम्राज्य की विरासत आज भी जिंदा है, और काफी जटिल है। जैसे कि सबसे मुश्किल मुद्दों में से एक है अंग्रेजों द्वारा खींची गई वो बनावटी सीमाएं। हाँ, जो आज भी विवाद का कारण है। बिल्कुल, कश्मीर, रवांडा, बुरुंडी, फिलिस्तीन जैसे कई इलाके दशकों से चले आ रहे संघर्ष की जड़ कहीं न कहीं वो सीमाएं ही हैं। और आर्थिक निर्भरता, सांस्कृतिक प्रभाव। वो भी है। आर्थिक निर्भरता, सांस्कृतिक प्रभाव, जैसे अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी व्यवस्थाएं, और नस्लवाद की जड़ें भी काफी गहरी हैं, जो आज भी महसूस होती है। ब्रिटेन के अंदर भी इतिहास को लेकर काफी बहस जारी है। संग्रहालयों में रखी वो लूटी हुई कलाकृतियां, कोहिनूर, बेनिन ब्रॉन्ज, हाँ, और मुआवजे की मांग, मतलब रेपरेशंस की मांग, कि अतीत के नुकसान की भरपाई हो, वो भी तेज हो रही है। खासकर युवा पीढ़ी सवाल उठा रही है। तो मतलब सार ये निकलता है कि भले ही ब्रिटिश साम्राज्य नक्शे पर न रहा हो, पर उसके बनाए ढांचे, उसकी छोड़ी हुई समस्याएं और वो सोच आज भी दुनिया पर असर डाल रही हैं। बिल्कुल। इस इतिहास को समझना शायद आज की दुनिया को समझने की कुंजी है। बिल्कुल सही कहा। और मुद्दा नफरत फैलाने का नहीं है, बल्कि ईमानदारी से इतिहास का सामना करने का है। ये इतिहास आज भी अप्रवासन नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सांस्कृतिक पहचान, इन सब मुद्दों से सीधे जुड़ा हुआ है। सही बात है। ब्रिटेन में भी युवा पीढ़ी अब स्कूलों में पढ़ाए गए अधूरे सच से आगे जाकर साम्राज्य की पूरी सच्चाई जानने और उसे स्वीकार करने पर जोर दे रही है। एक विचार जो दिमाग में आता है, वो कहावत थी ना कि ब्रिटिश साम्राज्य पर सूरज कभी नहीं डूबता, पर शायद इसका अंत बाहरी हमलों से ज्यादा अंदरूनी सच के उजागर होने और लगातार होते रहे प्रतिरोध से हुआ। ये एक सोचने वाली बात है। तो ये आज हम सब पर क्या जिम्मेदारी डालता है, ना सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि विश्व स्तर पर, कि इतिहास की ऐसी जटिल और दर्दनाक सच्चाइयों को पूरी तरह से समझा जाए, ताकि भविष्य में इन्हें किसी भी रूप में दोहराया ना जा सके।